Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is Government Budget and the Economy. बेटा ये पूरा चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के MCQs डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. नाउ द क्वेश्चन 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. आपने गवर्नमेंट बजट का पूरा चैप्टर पढ़ा है डिटेल में, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी. तो उसमें हमने गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए हैं. तो आपने इसमें देखने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ, बी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एंड सी इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डी इज ऑल ऑफ दीज. अब ये देखो जो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स है ये तीनों आ जाते हैं. जीडीपी ग्रोथ भी होनी चाहिए. गवर्नमेंट बजट हम ऐसे बनाते हैं जिससे हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़े हो, जीडीपी राइज हो, हमारा इनकम एंड वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रहे. सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द गवर्नमेंट बजट. It offers a detailed description of the achievements of government during the 5-year plans. It indicates BOP status of domestic economy. It is a statement of expected annual receipts and expenditures of the government. It is a detail of actual receipts and expenditure of the government in a financial year. अब उन्होंने गवर्नमेंट बजट के बारे में पूछा है. गवर्नमेंट बजट जो हम बनाते हैं वो बेसिकली हमारी एक स्टेटमेंट करता है कि हमारे नेक्स्ट, क्योंकि बजट हम अगले एक मतलब नेक्स्ट ईयर का हम पहले बनाते हैं, तो हम पहले ये एस्टिमेट लगाते हैं कि अगले साल हमारे इतने ये रेवेन्यू आएंगे, रिसीट्स होंगी और इतने हमारे एक्सपेंडिचर होंगे गवर्नमेंट के. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट. Now the question number 3 is progressive tax is a tax which is a progressive tax कौन सा है. देखा जाए जो आपको मैं प्रोग्रेसिव टैक्स में आपको इजीली बता देती हूँ. प्रोग्रेसिव ये तो नाम से ही समझ आता है, जो स्टेज बाय स्टेज आपका इंक्रीज होगा, प्रोग्रेस करेगा. ठीक है, तो ये जो हमारा इनकम टैक्स जो लगता है, इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है. अब इनकम टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों है, क्योंकि ये जो टैक्स है ये सबके लिए एट पार नहीं है. ये पहले 2 lakhs के लिए नहीं है, देन 2 lakhs to 5 lakhs के लिए एक लिमिट है, 5 lakhs to 10 lakhs के लिए एक लिमिट है, 10 lakhs एंड अबव के लिए अलग लिमिट है. सो जैसे जैसे आपकी एनुअल इनकम इंक्रीज होती है इंडिविजुअल की, वैसे वैसे ये इंक्रीज होता है. सो प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स विच इज़, उन्होंने जो ऑप्शन दिए, अ फिक्स परसेंटेज ऑफ एन इंडिविजुअल इनकम, वो नहीं होता. अभी मैंने आपको बताया. चार्ज एट ए डिक्रीजिंग रेट व्हेन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीज, डिक्रीजिंग रेट पे नहीं होता, वो बढ़ता है. सो ऑप्शन सी इज चार्ज एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्रीजेज, एंड डी इज नन ऑफ दिस. सो प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स विच इज, ऑप्शन आएगी सी, जो आपका it is charged at an increasing rate when the income of an individual increases. पहले देखो 2 lakhs के लिए exempted है, 2 lakh to 5 lakhs के लिए 10% है, 5 lakh to 10 lakhs के लिए फिर आपकी 20% आती है, देन 10 lakhs के ऊपर आपकी अलग लिमिट आती है. सो ये जैसे जैसे स्टेज बाय स्टेज आपका बढ़ता है, इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स जो है आपका वो आएगा. जैसे जैसे इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसका रेट ज़्यादा बढ़ता रहेगा. Now come question number 4. Which of the following is a non-tax receipt? अब नॉन टैक्स रिसीट कौन सी है, जिसकी कोई टैक्स जिसके ऊपर नहीं लगता है. एक्साइज ड्यूटी, उसके ऊपर टैक्स लगता है. गिफ्ट टैक्स, उसके ऊपर टैक्स लगता है. सेल्स टैक्स, उसके ऊपर वो भी टैक्स रिसीट है, नॉन टैक्स रिसीट है. देन कम्स डोनेशन. डोनेशन जो है आपकी इन चारों में से ऐसी आइटम है जिसकी जो एक नॉन टैक्स रिसीट है. ठीक है, सो आंसर विल बी डी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. अ टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स इज कॉल्ड. ऐसा टैक्स जिसका आप जो बर्डन है दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, वो कौन सा टैक्स है. डायरेक्ट टैक्स होगा, वो डायरेक्टली लगता है, वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो. वेल्थ टैक्स है, वो भी डायरेक्ट टैक्स है.
इनडायरेक्ट टैक्स है जो आप शिफ्ट कर सकते हो, अपना टैक्स दूसरे के ऊपर डाल सकते हो। एंड देन कम्स नन ऑफ दीज। सो अ टैक्स जिसके ऊपर बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। रेवेन्यू अर्नड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी विदाउट एनी लीगल हेयर इज, दिस इज कॉल्ड, जो आपकी ऐसे आपको कोई रेवेन्यू अर्न किया जिसके बीच में आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसके कोई वाली वारिस नहीं है, तो उस केस में उनको आप जो है आप कर सकते हो दूसरे के ऊपर शिफ्ट। वो कौन सा रेवेन्यू जो उससे जनरेट होगा उसको आप क्या कहते हो, यहाँ पे दिस नहीं आएगा, तो ऑप्शंस आर एस्चीट, सेल्फ असेसमेंट, डोनेशंस, बोथ ए एंड बी। ये ऐसी ऑप्शन आएगी, इसमें एस्चीट ऐसा होता है जिसके बीच में आपका कोई लीगल हेयर नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है, और आपको ऐसी प्रॉपर्टी वो लावारिस प्रॉपर्टी है जिसका जो गवर्नमेंट अपने आप ले सकती है क्योंकि उसके कोई लीगल हायर नहीं है। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड नन ऑफ दीज। जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका आता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है आपका वो आएगा आपका एक्साइज ड्यूटी, डेट इज़ ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी के सारे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं वो इनडायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा आएगा? एक्साइज ड्यूटी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, टैक्स द इम्पैक्ट ऑफ विच लाइज ऑन द पर्सन ऑन whom it is legally imposed is called, जिसके उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा जिसके ऊपर टैक्स लगा है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो होगा वो डायरेक्टली आपके ऊपर ही लगता है जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स हो गया, दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। आंसर विल बी डायरेक्ट टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो तो स्टेज बाय स्टेज पे डलता है, कॉमोडिटीज़ के ऊपर डलता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो आपके ऊपर डायरेक्टली इम्पोज नहीं होता, इनडायरेक्टली आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, अभी मैंने आपको बताया वो आता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो इसमें आपको सारी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें तो आपको देख के ही पता चलेंगी, देखते सारी पता चलेंगी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? अभी हम इतना डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट टैक्स कौन सा इन सब में से? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, दैट इज योर इनकम टैक्स जो डायरेक्टली आपके ऊपर लगता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसीट? कौन सी इसमें से नॉन टैक्स रिसीट है? नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, नहीं है, नॉट है इसमें। फीस है, ग्रांट्स एंड डोनेशन है, फाइन्स है, गिफ्ट टैक्स है, या आप इन सब में से कौन कौन सी आइटम होगी जो नॉन टैक्स रिसीट नहीं है? कौन सी नहीं है? दैट इज़ योर गिफ्ट टैक्स। ठीक है, बाकी फीस, ग्रांट्स एंड डोनेशंस और फाइन्स ये सारी आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। ठीक है, ये आपकी टैक्स रिसीट में आएगी। Then comes question number 12. Gift tax is a paper tax because it does not have a significant yield value. It is an indirect tax. It is a direct tax or both A and C. इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, सॉरी, गिफ्ट टैक्स इज़ अ पेपर टैक्स। इसकी ऑप्शन बेटा ये ना आपकी गलती से मैंने सी लिख दी है, इसकी ऑप्शन आएगी आपकी A, that is it does not have a significant yield value। ठीक है, ये बाय मिस्टेक आपका बोथ A and C हो गया। comes question number 13, that is capital receipt is that receipt of the government which reduces assets, creates a liability, या both A and B, या neither A और B। कैपिटल रिसीट आपकी वो होती है जिसके बीच में आपका कैपिटल रिसीट है, मीन्स आपने गवर्नमेंट ने कोई एसेट बेचा है, रिड्यूस हुई एसेट,
एंड इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी। बोथ ए एंड सी ये आएगा इसमें, क्योंकि कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट की जो होती है, जब आप एसेट बेचोगे या आप लोन इन एडवांस लोगे, उस केस में या तो आपके एसेट भी रिड्यूस हो जाते हैं और आपकी लायबिलिटी भी गवर्नमेंट की क्रिएट हो जाती है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 4 चीज़ें ही आती हैं। वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट ये आता है, देन कम्स योर आपकी वेज बिल के बाद में इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी आती हैं, देन कम्स योर डिफेंस परचेजेस भी आपकी आती हैं, और इसके अलावा आपकी आती हैं एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़। ये आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रिसीट्स हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 15। कैपिटल एक्सपेंडिचर is that expenditure of the government by which liability is decreased, assets are increased, assets and liabilities do not change, या both A and B। अब इसमें देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कैसे बनेगा। उस केस में आपकी लाइबिलिटी भी आपकी खर्चा किया आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज होगी, आपके एसेट भी आपके गवर्नमेंट के बढ़ेंगे। तो ऑप्शन विल बी डी, बोथ ए एंड बी, राइट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीट्स कौन से हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। रिकवरी ऑफ लोन्स है, तभी गवर्नमेंट को लोन आ रहा है। बोरिंग्स का अगर गवर्नमेंट करिए तब भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, रिसीट्स आ रही, या ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट कम्स फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स, या आपकी आती है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स। Option C is revenue receipts plus capital expenditure minus revenue receipts. Sorry, revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipts and revenue expenditure minus revenue receipts. Fiscal deficit पूछा उन्होंने। Fiscal deficit is equal to option B, total expenditure minus total receipts other than borrowings। ये आपको फॉर्मूलाज बेटा याद होने चाहिए। ठीक है, कि आप देखते सारी आप उनको आंसर फटाफट टिक मार्क करो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज फिस्कल डेफिसिट refers to a situation in which government deficit budget refers to that situation in which government's budget expenditure is डेफिसिट बजट पूछा। डेफिसिट बजट में आपको दिखते सर पता होना चाहिए जिसके बीच में हमारी जो एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा हमारा ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू हमारी रिसीट्स हमारी कम हो रही है। उन्होंने बोला इन विच गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर इज, में सीधा आप ऑप्शन देखो, मोर देन इट्स बजट रिसीट्स। ऑप्शन विल बी बी, क्योंकि उसने डेफिसिट पूछा। ठीक है, ये आपका देखते सारी आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्प्लीकेशन और इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की हमारी क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो हमने देखनी है। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिटेबिलिटी। देखो फिस्कल डेफिसिट का क्या है कि गवर्नमेंट की जो क्रेडिटेबिलिटी जो होती है वो आपकी कम होती जाती है। क्यों? आपने गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा लोन उठाया हुआ होता उस टाइम फॉरेन से, हर जगह से, और रीपे करने की गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं होती है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, ऑब्वियसली एक लोन को चुकाने के लिए और लोन लेना पड़ता है, डेट्स आपके बढ़ते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आपका इंक्रीज होता रहता है। देन कम्स क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट मीन्स कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके बीच में गवर्नमेंट इतना ज़्यादा मनी मार्केट से बोरो कर लेते हैं कि प्राइवेट आपके इन्वेस्टर्स के लिए मनी मार्केट में
उनके लिए फंड्स अवेलेबल ही नहीं होते कि वो ले सके। तो इसके कारण क्या है, आपकी ओवरऑल इकोनॉमी की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो जाती है। सो ये देखा जाए, ये सारी की सारी आपकी इम्प्लीकेशंस है फिस्कल डेफिसिट की। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 20th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन डेफिशिएट इन बजट बी फाइनेंस्ड। बजट, अगर डेफिशिट बजट आ रहा है तो उसको आप कैसे फाइनेंस कर सकते हो। इट्स बेटर आप पब्लिक से बोरो करो या आप रिजर्व बैंक से बोरो करो। फॉरेन कंट्री से बोरो करना तो बहुत दूर की बात होती है। तो पहले आप इकोनॉमी में, डोमेस्टिक इकोनॉमी, विद इन द इकोनॉमी से जो आप बोरो कर सको। सो द ऑप्शंस विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, राइट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सरप्लस बजट इज दैट बजट वेयर इन। सरप्लस से आपको नाम ही पता चल रहा है, सरप्लस मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर खर्चा आपका कम है। रेवेन्यू इज़ मोर देन योर रेवेन्यू, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो दो इसमें जो ऑप्शन है, फर्स्ट है एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, देन कम्स योर estimated revenue of the government is less than estimated expenditure of the government. C is estimated revenue of the government is more than the estimated expenditure of the government, and none of these. So इसकी ऑप्शन आएगी आंसर C, that is estimated revenue of the government is more than your estimated expenditure of the government, ठीक है। Then comes question number 22. Question number 22 हमारा कह रहा है a budget is balanced one. बजट बैलेंस कब होगा, जब आपके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डायरेक्टली आ जाएगी, वेयर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू योर टोटल रिसीट्स, ऑप्शन सी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 23, इफ प्राइमरी डेफिसिट इज 3500 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 500 रुपीज़, देन फिजिकल डेफिसिट इज, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। सो दो आंसर सीधा ही आपका आ जाएगा 3500 प्लस 500, डेट इज 4000 रुपीज़। आंसर इज ऑप्शन सी। देन कम्स 24 द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड। अब फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.